हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो जो प्रोवाइड किया था, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। तो इसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे जो होगा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करने से पहले आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक अभी अभी हमने कंप्लीट किया, दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको दिखेगा कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो डेफिनेटली हम वो डिस्कस तो करेंगे, आप इसको देख लीजिए। और अगर आपसे बन जाता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट स्टेप में जाकर हो सकता है आपको कहीं कहीं पर परेशान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इज। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो चलिए एक बार सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने ट्राई किया होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टॉपिक के अंदर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 एंड अंडर रूट ऑफ -1 का क्या मतलब हुआ। अगर हमें गिवन है दैट इज x इज अंडर रूट ऑफ -1, तो हमें ये पता है कि इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट जे कहें या आई कहें, तो हमारे पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जो आपके पास इमेजनरी टर्म है दैट इज जे। तो ये हमारे पास ये पता है हमें x की वैल्यू कितनी है जे, तो हमसे क्या पूछा गया, j टू द पावर j, x टू द पावर x। अब देखिए हमारे पास ये हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास होता है e टू द पावर j x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos x प्लस j sin x, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट से ही अगर आप कभी देखते हैं e टू द पावर j पाई बाई 2 की वैल्यू, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम e टू द पावर, जैसे यहाँ पर अगर आप प्लस या माइनस साइन कर ले, अगर e टू द पावर प्लस जे एक्स है तो यहाँ भी बीच का साइन प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो ये बीच का साइन भी माइनस आएगा, ये हमें पता है। तो अगर e टू द पावर j पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी अगर मैं प्लस या माइनस लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस j साइन पाई बाई 2। अब आपको पता है कि cos पाई बाई 2 cos 90 इज व्हाट, 0। तो ये टर्म 0 हो गया मतलब, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो e टू द पावर j पाई बाई 2, ये हमें पता चला कि e टू द पावर प्लस या माइनस j पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है ये प्लस या माइनस j होती है। अगर आप e टू द पावर प्लस j पाई बाई 2 देखेंगे तो वैल्यू प्लस j होगी, और अगर आप e टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 देखेंगे तो वैल्यू माइनस j होगी। तो ये कॉन्सेप्ट सिग्नल्स में मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर यही इस पर बेस्ड ही आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि ऐसे अगर हम देखें तो j टू द पावर j हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें x टू द पावर x चाहिए और x की वैल्यू अगर j है, तो हम j टू द पावर j कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपने देखा कि इस j को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस x को जो कि हमारा j के इक्वल है, तो हम इसको e टू द पावर प्लस j पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब अगर ये हमारे पास x है तो इसका पावर अगर हमें x चाहिए, तो देयरफॉर x टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j पाई बाई 2, और इस पूरी चीज का पावर क्या, x, और x की जगह पर अगर हमने चाहा तो हमने क्या लिख लिया, j। तो अब यहां से जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कोई बोले कि हमें फाइंड करना है 2 टू द पावर 3 और इसका पावर 4 या इसका पावर 2, तो अगर आप देखें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, ये चीज जो हमारे पास है ये कितनी है, ये चीज है 8। तो अगर आप देखें तो रिजल्ट कितना आपका, ये रिजल्ट है 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 टू द पावर 3 और इनटू ये जो पावर है आपका 2। तो अगर आप देखेंगे तो 2 टू द पावर 6 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 64 आएगी। तो ये चीज सभी को क्लियर होगी। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर हमने ये जो हमारे पास पावर्स की वैल्यू आई, हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, e टू द पावर j पाई बाई 2 और इसका पावर j। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज e टू द पावर j पाई बाई 2 इंटू j, ऐसा लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। तो अब हमारे पास ये पावर कितना आ गया, देखिए j इंटू j इज j स्क्वायर एंड j स्क्वायर इज व्हाट, -1। तो हमारे पास ये पावर की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर माइनस ऑफ पाई बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि x टू द पावर x दैट इज x, एक बार हमने x की जगह पर ये वैल्यू ले ली और उसका पावर x जहां लिखना था वहां पर हमने लिख दिया x की वैल्यू कितनी, j। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा
ए करेक्ट था फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो होप कि आप सब ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो दूसरे क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे जब मैं क्वेश्चन आपको शो करूंगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये सभी गेट के क्वेश्चंस हैं, EEC के आपके ये क्वेश्चंस मैंने अभी लिए हैं जिस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या था आपके पास, जिस तरह आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z पढ़ते हैं तो वहां पर आप z इक्वल्स टू लेते हैं x प्लस आई वाई, जिसमें एक रियल पार्ट है x और एक इमेजिनरी पार्ट है y। बिल्कुल वैसे ही अगर हम देखें तो हमारा जो s प्लेन है, जो s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा आप लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर आपको गिवन है। तो ये भी s भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसमें सिग्मा रियल पार्ट है, ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है, और रियल एक्सिस भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैरी कर सकती है, इमेजिनरी एक्सिस भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैरी कर सकती है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने z के लिए पढ़े हैं वो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इफ द सेमी सर्कुलर कंटूर d ऑफ रेडियस 2 इज एज शोन इन द फिगर देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। तो देखिए हमें यहाँ पर ये पता है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर हम z लेते हैं, तो उस केस में अगर हम देखते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz की वैल्यू किसी कंटूर c पर, तो इस f ऑफ z dz के क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, इट इज 2 पाई आई टाइम्स, इट इज 2 पाई आई टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ f of z for poles lying inside C। जिस कॉन्टूर के लिए आप यहाँ पर इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 1/2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड dz होता तो उसकी वैल्यू सम ऑफ रेसिड्यूज के बराबर होती है। अगर यहाँ 1/2 पाई आई नहीं है, मतलब 2 पाई आई टाइम्स आपको रेसिड्यूज का सम लेना है। तो जैसा हमने f ऑफ z कहा, वैसा ही अगर s हमारा कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो यहाँ हम f ऑफ s के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ 1/s² माइनस 1 ds। ठीक है, ये पूछा गया 1/s² माइनस 1 ds। बस z की जगह पर s आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z भी कॉम्प्लेक्स है, s भी कॉम्प्लेक्स है। और ये जिस कंटूर पर आपसे पूछा जा रहा है वो कंटूर आपका गिवन है d, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट इज 2 पाई आई टाइम्स, हमारे पास यही चीज हमने लिख दी कि जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जो भी पोल्स होंगे जो इस गिवन कॉन्टूर डी के अंदर लाई कर रहे होंगे, उन पोल्स के लिए रेसिड्यूज हम फाइंड करेंगे, उन सभी रेसिड्यूज का सम लेंगे और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका f ऑफ z है या f ऑफ s जिसको आप देख रहे हैं, तो इस f ऑफ s की वैल्यू, ये जो हमारे पास f ऑफ s है, इसकी वैल्यू है 1/s² माइनस 1, जिसको कि हम और क्या लिख सकते थे, 1/s प्लस 1 1/s माइनस 1। तो इसके दो पोल्स हैं, इसके पोल्स कहाँ कहाँ पर हैं, इसके दो पोल्स हैं, एक s इक्वल्स टू -1 पर और एक पोल है s इक्वल्स टू +1 पर। ठीक है, दोनों पोल्स रियल एक्सिस पर लोकेटेड है। तो अब अगर हमें जिस कॉन्टूर के लिए हमें इसके क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उस कंटूर में दोनों पोल्स इंक्लूडेड हैं या कोई एक पोल इंक्लूडेड है, कोई एक पोल नहीं है। तो अगर आपने इस कंटूर को देखा तो ये आपका एक सेमी सर्कुलर कंटूर गिवन है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर इसका रेडियस 2 है तो डेफिनेटली एक पोल जो s इक्वल्स टू 1 पर लाई कर रहा है, वो पोल तो इस कंटूर के अंदर आ गया। लेकिन जो दूसरा पोल है हमारा, वो पोल यहाँ पर कहीं पर है s इक्वल्स टू -1 पर रियल एक्सिस पर। तो दिख रहा है आपको कि ये जो -1 वाला पोल है वो इस कंटूर के अंदर नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ जब हम इस वैल्यू लिखेंगे इसकी, देयरफॉर यहाँ पर हम जो लिखेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ 1/s² माइनस 1 ds ऑन कंटूर d, तो इसकी वैल्यू 2 पाई आई टाइम्स सिर्फ किसके बराबर हो जाएगी, रेसिड्यू एट, क्योंकि z इक्वल्स टू -1 वाला पोल, तो s इक्वल्स टू -1 वाला पोल हमारा लाई नहीं कर रहा इस कंटूर के अंदर, तो हम सिर्फ कहाँ पर देखेंगे, जो पोल है कहाँ पर, s इक्वल्स टू +1 पर f ऑफ s का। तो हमें क्या करना है, 2 पाई आई टाइम्स, हमें जिस f ऑफ s के लिए हमें इंटीग्रेशन देखना है, इस f ऑफ s का हम रेसिड्यू निकालेंगे कहाँ पर s इक्वल्स टू +1 पर जो पोल है उसके लिए रेसिड्यू लेंगे और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट होगा, क्या वैल्यू होगी,
एफ ऑफ एस आपके पास है 1/s² - 1 दैट इज s+1 इंटू s-1। तो हमें ये पता है कि अगर हमें देखना है रेसिड्यू एट s इक्वल्स टू +1, क्योंकि सिर्फ +1 वाला ही पोल हमारे इस डी कॉन्टूर में आ रहा है ऑफ एफ ऑफ एस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट s टेंडिंग टू 1 s माइनस ए, जहां पर आप पोल देख रहे हैं, पोल कहां पर देख रहे हैं आप 1 पर, तो क्या लिखेंगे s-1 इंटू एफ ऑफ एस। ऐसे निकालते हैं आप रेसिड्यू। अगर आपका एक सिंपल पोल होता है तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, s-1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट s टेंडिंग टू 1, जो वैल्यू बची वो 1/s+1 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इस रेसिड्यू की वैल्यू पता चल गई। देयरफॉर जो आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया 1/s² - 1 ds ऑन कंटूर डी, इसकी वैल्यू हो गई 2πi इंटू रेसिड्यू जो इस डी के अंदर है, उस पोल के लिए रेसिड्यू, उसकी वैल्यू आपने फाइंड की 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल्ड, और रिजल्ट कितना आ गया आपके पास पाई इंटू आई। मतलब जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए ओनली, दैट इज जे इंटू पाई। मैंने आई लिया, यहाँ पर जे ले लिया गया क्योंकि ये जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रिकॉल करवाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख लिया, तो मुझे लगता है आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए फिर से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। मिलने थॉमसन मेथड डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पर यूज़ करना है, तो लास्ट में हो सकता है किसी स्टूडेंट को लास्ट स्टेप में जाकर ये क्वेश्चन समझ में ना आए, तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख लिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि मिलने थॉमसन मेथड से हमें गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड वेयर z इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज गिवन एज e⁻⁻y इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो मतलब जो z है उसका रियल पार्ट u हमें गिवन है, u हमारे पास कितना गिवन है, u इज गिवन एज e⁻⁻y कॉस एक्स। तो हमने पढ़ा है मिलने थॉमसन मेथड से कि अगर रियल पार्ट गिवन है और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि एफ ऑफ जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तो इसके लिए आप पहले दो चीज़ें फाइंड कीजिए, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आपको ux और uy मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको ये मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि जिस f ऑफ z की आप बात कर रहे हैं वो f ऑफ z कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है मतलब आप यूज कर सकते हैं कॉशी रीमन इक्वेशंस, और कॉशीज रीमन इक्वेशन से क्या है हमारे पास कि ux इज इक्वल्स टू vy एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। तो अब हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर अगर देखें ux, इस u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल ही, तो e⁻⁻y को कांस्टेंट रखा हमने और cos x का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन x, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ e⁻⁻y साइन x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन x। ऐसे ही अगर हम अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x तो कांस्टेंट रहेगा, e⁻⁻y का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस ऑफ e⁻⁻y, सो इट इज माइनस e⁻⁻y cos x। तो आपको ux पता चल गया, uy पता चल गया। अब हमें यह पता है कि अगर हमारे पास f ऑफ z है, f ऑफ z इज u प्लस आई वी, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम f डैश ऑफ z लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ux प्लस i टाइम्स वी एक्स। x के रिस्पेक्ट में अगर हमने पूरे को डिफरेंशिएट कर लिया तो हम इसको f डैश ऑफ z कह सकते हैं। अब हमारे पास ux तो है लेकिन vx नहीं है, तो हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो vx को हम माइनस ऑफ uy लिख सकते हैं। अब हमें ux भी पता है और uy भी पता है, दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कॉशीज रीमन इक्वेशन से इसको क्या लिख लिया, ux माइनस आई uy यूजिंग CR इक्वेशन, कॉशीज रीमन इक्वेशन को यूज करके हमने ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई, ux इज व्हाट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है आपका माइनस ऑफ e⁻⁻y साइन x, माइनस ऑफ e⁻⁻y साइन x, ये है आपका u, और माइनस i टाइम्स uy, तो uy कितना है आपका, y के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है माइनस ऑफ e⁻⁻y cos x, माइनस ऑफ e⁻⁻y cos x। ये आपके पास क्या आया, f डैश ऑफ z आया, तो f डैश ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ e⁻⁻y
साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस आई ई टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स। अब मिलने थॉम्सन मेथड में मैंने आगे क्या देखा है कि इसमें हमें पुट करना है क्या, पुट x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आपने x इक्वल्स टू जेड और y इक्वल्स टू 0 पुट किया, ये सभी प्रोसीजर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हमने पूरा डिस्कशन किया है। तो यहाँ से हमारे पास f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही हमने y 0 पुट किया तो ये एक्सपोनेंशियल का टर्म e टू द पावर 0 1 बन गया, ये भी e टू द पावर 0 1 बन गया। मतलब हमारे पास क्या टर्म आया, माइनस ऑफ साइन z, x की जगह हमें क्या पुट करना है, z पुट करना है, और प्लस ये क्या आ गया हमारे पास i टाइम्स cos z। ये हमारे पास क्या आया वैल्यू, माइनस ऑफ साइन z प्लस i cos z। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा क्या है f ऑफ z है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ z मिलेगा। f डैश ऑफ z है, इसके इंटीग्रेशन से f ऑफ z मिलेगा, तो आपने f ऑफ z लिखा, दैट इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। साइन z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, माइनस कॉस z, माइनस और ये माइनस साइन मिलकर क्या आ जाएंगे, कॉस z आ जाएंगे, ठीक है। और कॉस z का क्या होता है, प्लस साइन z, तो क्या आ गया आपके पास, प्लस आई साइन z आ गया। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, z की जगह पर x प्लस आई वाई पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर x प्लस आई वाई पुट करने से कोई भी हमें इस टाइप के ऑप्शंस नहीं दे रहा जैसा कि हमारे पास गिवन है, क्योंकि सभी ऑप्शन में e टू द पावर माइनस वाई या प्लस वाई का टर्म दिख रहा है। तो वो कैसे आएगा, तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो चीज़ आपको पता है कि अगर आप कभी लिखते हैं cos x प्लस आई साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, cos z प्लस आई साइन z। तो आपको पता है कि अगर हम कभी भी लिखते हैं e टू द पावर आई एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है cos x प्लस आई साइन एक्स, ठीक है। cos x प्लस आई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको मिला है cos z प्लस आई साइन z, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। ये e टू द पावर आई जेड को एक्सपैंड करते तो cos z प्लस आई साइन z आ जाता। अब यहाँ पर z की जगह पर पुट कर सकते हैं आप क्या, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो हमारे पास फाइनली f ऑफ z की वैल्यू आ रही है, f ऑफ z जो वैल्यू आई हमारे पास e टू द पावर आई जेड, इसमें हमने पुट कर दिया e टू द पावर आई, z की जगह पर x प्लस आई वाई। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, e टू द पावर आई एक्स इंटू e टू द पावर आई एक्स इंटू e टू द पावर आई इंटू आई इज व्हाट, माइनस 1, सो इट इज माइनस वाई। ये पावर एडेड है तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया कि एक बार e टू द पावर आई एक्स मल्टीप्लीकेशन विद e टू द पावर माइनस वाई। अब ये e टू द पावर माइनस वाई एज इट इज रखिए और फिर से e टू द पावर आई एक्स को ओपन कर दीजिए। तो e टू द पावर आई एक्स को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos x प्लस आई साइन एक्स, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ गया, अगर ओपन करते हैं तो e टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स एंड प्लस आई टाइम्स e टू द पावर माइनस वाई साइन एक्स। तो अब अगर आप देखें ये आपका f ऑफ z है, जिस f ऑफ z को आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ u प्लस आई वी के फॉर्म का ये फंक्शन है। तो ये जो इसका रियल पार्ट है ये आपका u है, और i को छोड़कर ये जो आपका पार्ट है ये आपका क्या है, इमेजरी पार्ट है v। तो यही v आपसे पूछा गया, तो v की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस वाई इंटू साइन एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन में अवेलेबल होनी चाहिए चीज़ e टू द पावर माइनस वाई इंटू साइन एक्स, मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं था, बस मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ तक आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि इसके बाद हम कैसे लें यहाँ पर। तो ये बस आपको समझ जाना है कि cos x प्लस आई साइन एक्स के फॉर्म की चीज़ है, तो उसको हम e टू द पावर आई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि कल से यानी 1 सितंबर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ हम फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर गेट 2024 एस्पिरेंट्स, जो कि 18 मंथ्स वैलिडिटी का हमारा बैच होगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको अभी आप अगर ये कोर्स लेते हैं, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो ये बेस्ट टाइम है इस कोर्स को लेने का, क्योंकि अभी आपको इस पर 37% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड मेरा यूज़ करते हैं, दैट इज़ Y504। तो एक बार मैं आपको स्टोर भी विजिट करवाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे स्टोर में आकर तो आपको डिफरेंट जो भी बैचेस हैं, ये सभी बैचेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो देखिए मैंने, चलिए मैं फिर से आपके लिए ओपन करता हूँ। अगर ये अड्डा 24/7 का जब आप स्टोर ओपन करेंगे
तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज, ये जो दिख रहा है आपको, इस ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम्स में डिफरेंट जो भी आपके ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के लिए आपको गेट एंड ईएससी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गेट एंड ईएससी ऑप्शन में डिफरेंट जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखेंगे, जितने भी कोर्सेज हैं। इनमें से आप अगर देखें अभी तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लाइव हैं, जैसे एचपीसीएल का बैच चल रहा है, डीआरडीओ का बैच चल रहा है, ये गेट 2023 के लिए बैचेस चल रहे हैं, गेट 2023 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। और बहुत मिनिमम कॉस्ट है, 3299 ये कॉस्ट है। और इसमें भी अगर आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा या किसी भी एजुकेटर का, तो आपको यहाँ पर भी बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि नियरली 2500 में ही आपको 700 आवर्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन बैच की। तो आप अगर इस फाउंडेशन बैच पर जाएंगे, आप अगर अभी तक एनरोल आपने नहीं किया तो बिल्कुल आज ही एनरोल कर लीजिए। 37% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर अभी मिल रहा है। अभी अगर आप देखें 13,999 इसकी प्राइस है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं कोड, जैसे मैंने अपना कोड अगर एंटर किया Y504, तो इसको अप्लाई करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर 5,179 रुपीज़ का आज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये जो कोर्स है 18 मंथ्स का, सिर्फ और सिर्फ 8,819 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। तो एनरोल कर लीजिए इस बैच के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिज़ाइंड मैनर, वेल डिज़ाइंड ये कोर्स है हमारा 18 मंथ्स का, जिसमें कि सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप कोर्स कल से शुरू हो रहा है 6 to 9 PM वीकडेज में, और 12 PM to 5 PM वीकेंड डेज में हमारी क्लासेस होंगी। तो ये सितंबर मंथ्स में ही ये पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट होगा, जिस पर आज एक सेशन भी है जिसमें हम इंजीनियरिंग मैथ्स के एडवांटेज की बात करेंगे। अगर आपको गेट में अच्छा रैंक स्कोर करना है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किस टाइप से आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अगर फिर भी मान लीजिए कि आप पेड कोर्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब में जैसे मैं आपके साथ अभी कनेक्टेड हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, ऐसे ही डिफरेंट ब्रांचेस में आप अगर मैकेनिकल में देखें तो प्रोडक्शन, सोम, थर्मोडायनेमिक्स ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो कि विश्वजीत सर, कुलदीप सर और त्यागी सर ले रहे हैं। त्यागी सर के आपने लेक्चर्स अगर देखे होंगे 4 आवर्स तक के भी उन्होंने आपके लिए मैकेनिकल में आपके लिए महामैराथन इस टाइप की चीज़ें लेकर आते हैं। तो सभी जो भी फैकल्टीज़ हैं बहुत ही डेडिकेटेडली आपके लिए वर्क करें, चाहे हम रेहान सर की बात करें, प्रतीक सर की बात करें, रेगुलर बेसिस पर 3-4 सेशन डेली के आपको प्रतीक सर, रेहान सर इन सभी के दिखते हैं। तो बिल्कुल आप यूट्यूब से भी पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। ECEIN में देखें तो दीप्तांशु सर पावर सिस्टम अभी डील कर रहे हैं 4 PM से डेली। रेडू सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं 9:30 PM से, और 10:30 PM से नेटवर्क थ्योरम्स की क्लासेस अभी रवि सर की चल रही है। तो बिल्कुल पूरा एडवांटेज आप ले सकते हैं यहाँ से भी। तो अगर आपने, सबसे ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन, ठीक है। तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को इनिशिएटिव, अभी ये हमारे इनिशियल स्टेज में ही है चैनल, इसको ग्रो करवाने में थोड़ा सा अपना भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी लीजिए, डेफिनेटली हम बहुत अच्छे रिजल्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर वापस सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और क्वेश्चन आपसे बन भी जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को अगर क्लिक ना कर रहा हो कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, इफ C डिनोट्स द काउंटर क्लॉकवाइज यूनिट सर्कल द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर इंटीग्रल। हमारे पास जिस कॉन्टूर की बात हो रही है यहाँ पर, जो C आपको कॉन्टूर गिवन है, ये C कॉन्टूर क्या गिवन है हमें, ये कॉन्टूर गिवन है जो कि एक यूनिट सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमारा एक यूनिट सर्कल है, सेंटर्ड अबाउट द ओरिजिन। ये हमारी इमेजरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, ठीक है। अब रेडियस इसका गिवन है आपको, ये रेडियस कितना है इसके लिए, रेडियस इज 1, r इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो या तो आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, या फिर आपने देखा था कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r e टू द पावर j थीटा। तो अगर हमें रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को देखना हो, अगर हम देखें तो रियल पार्ट क्या हमारा x, इट इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो हम लिख रहे हैं y, i के साथ जो टर्म है ये y क्या हमारा, इट इज इमेजरी पार्ट ऑफ z। तो अगर हम रियल और इमेजरी पार्ट्स को अगर रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता है कि रियल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा, एंड इमेजरी पार्ट y की वैल्यू क्या होती है, r sin थीटा। जहां पर r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z है, ये जो r है इट इज व्हाट, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ z,
और ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ही बताता है, जैसे आप जिस कंटूर की बात कर रहे हैं, अगर वो एक सर्कल है तो उस सर्कल का जो रेडियस है वही आपके जेड का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर जो आपको जेड का मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 1। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू 1 है, मतलब जिस रियल पार्ट को आपसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया, इस रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 1 हो गई। मतलब ये पार्ट क्या हो गया, सिंपली ये एक्स की वैल्यू हो गई कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है किस कॉन्टूर के लिए, जहां पर कॉन्टूर है आपका सी, एक यूनिट सर्कल। तो अगर हम आर को, अगर हमने एक्स को कॉस थीटा लिखा, अगर थीटा के फंक्शन के फॉर्म में लिखा, तो इस कॉन्टूर पर थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। जब आप एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्टूर लेते हैं तो ये थीटा, ये रियल एक्सिस, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब थीटा 0 से वेरी कर रहा है और कहां तक वेरी करेगा, 360 डिग्री तक। यानी कि आप ले सकते हैं थीटा की वैल्यू इस कॉन्टूर पर कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से 2 पाई चेंज हो रही है। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन की, दैट इज व्हाट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 पाई आई टाइम्स, हमें चाहिए 1/2 पाई आई टाइम्स क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रियल पार्ट ऑफ जेड dz की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है आई। अब यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि z को अगर हम r e टू द पावर आई थीटा लिखते हैं, जहां पर r की वैल्यू 1 है, इसलिए हमारी ये वैल्यू कितनी है, सिर्फ e टू द पावर आई थीटा है। तो अगर हम इस रियल पार्ट ऑफ z को हमने क्या लिख लिया, एक थीटा के फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अगर हम पोलर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ z को हमने लिख लिया r cos थीटा, r की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा। ये जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा कॉन्टूर c है, इस c के लिए थीटा हमारा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा इट वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप ले रहे हैं तो आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल्स को ट्रेस करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, तो आप 0 से 2 पाई ट्रेस करेंगे। अगर क्लॉकवाइज होता तो क्या करते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते तो हम नेगेटिव एंगल्स को ट्रेस करते। लेकिन यहाँ पर आपका कैसा है, थीटा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब आप 0 से 2 पाई थीटा को वेरी करने वाले। इसके साथ साथ हमने इसको थीटा के टर्म्स में देख लिया, इस लिमिट को हमने देख लिया कि जब z हमारा इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में c पर वेरी करेगा तो थीटा उसके अकॉर्डिंग 0 से 2 पाई वेरी करेगा। अब अगर हमें इस dz की वैल्यू को थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो ये हमारे पास z की वैल्यू है e टू द पावर आई थीटा। अगर आप यहाँ पर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dz अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, i टाइम्स e टू द पावर आई थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब हम इस dz को क्या लिख सकते हैं, dz को हम i इंटू ई टू द पावर आई थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सभी मैनिपुलेशन हम यहाँ पर कर दें तो देखिए हम अब इस इंटीग्रल i को क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर हम इस इंटीग्रल i को लिख सकते थे, दैट इज 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। उस बीच में रियल पार्ट ऑफ z की जगह पर आ गया हमारे पास cos थीटा, इंटू डी थीटा की जगह पर, dz की जगह पर आ गया हमारे पास i इंटू ई टू द पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ये i का टर्म और ये i का टर्म कैंसल्ड, मतलब हमारे पास क्या वैल्यू है, तो हमारे पास ये वैल्यू है 1/2 पाई। हमने i और i कैंसिल कर दिया और यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये हमारे पास वैल्यू है cos थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमने अभी दो क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास ये वैल्यू है 1/2 पाई टाइम्स 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डी थीटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिख रहा है आपको, मैं फिर से लिख देता हूं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है दैट इज 1/2 पाई टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, इट इज cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड डी थीटा। तो अगर हमने इसको लिखा तो हम लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, एक तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, अलग अलग लिख लेते हैं हम, तो एक बार cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर हम एक बार लिख सकते हैं i टाइम्स ये 1/2 पाई सभी में से बाहर है। ठीक है, तो i टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई, ये आ गई हमारे पास वैल्यू cos थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो हमें अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली जो कि बिल्कुल सिंपल हमें दिख रहा है। जैसे ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते थे,
हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसको हम साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने कहा कि इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में से जो डिवीजन में 2 का टर्म आ रहा है उसको हम अगर कॉमन बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई, मतलब ये टर्म हो गया 1/4 पाई। ये जो पहला इंटीग्रेशन है इसमें पहले इंटीग्रेशन में क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 को हम बाहर ले चुके हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ के लिए है 0 से 2 पाई के लिए। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें भी ये डिवीजन में 2 तो आप बाहर ही ले चुके हैं, आई का टर्म है आपके पास, और 0 से 2 पाई आपको इंटीग्रेट करना है किसको साइन 2 थीटा डी थीटा को। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये दोनों इंटीग्रेशंस आप सॉल्व करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप इसको दो पार्ट्स में कर सकते थे 1/4 पाई टाइम्स, एक तो 1 का इंटीग्रेशन होता, एक हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 इंटू डी थीटा होता, एक इंटीग्रेशन होता 0 से 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा, और एक इंटीग्रेशन होता हमारे पास आई टाइम्स 0 से 2 पाई, ये हमारे पास होता साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कॉस 2 थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, मतलब एरिया अगर आप देख रहे हैं कॉस 2 थीटा डी थीटा की, कॉस 2 थीटा मतलब अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है। और आप ये जानते हैं कि कॉस या साइन के एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया कितना होता है। जैसे अगर हम कॉस का फंक्शन देखें तो एक टाइम पीरियड में ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक टाइम पीरियड है, ये 0, ये 90 डिग्री, ये हमारे पास 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो एक कॉस के एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया आपको दिख रहा है कि जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, मतलब कॉस के फंक्शन को आप एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ऐसे ही अगर हमारे पास साइन का भी ग्राफ बना होता तो ये साइन का ग्राफ है, इसमें भी आपको दिख रहा है एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया, मतलब टोटल एरिया वैल्यू कितनी है 0। तो आप साइन या कॉस को किसी भी इंटीजर मल्टीपल टाइम्स टाइम पीरियड के लिए अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल वैल्यू 0 मिलेगी। कॉस 2 थीटा के लिए पीरियड थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना है पाई, और हम 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हम दो टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज़ें आपको गेट में ध्यान में रखनी। अगर हम करते हो कितना टाइम लगता है, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाता sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब sin 2 थीटा की वैल्यू 2 पाई पर भी 0 और 0 पर भी 0, इसलिए इंटीग्रेशन 0 आ जाता। लेकिन इतना भी हमें नहीं करना है, हमें देखकर समझ जाना है कि cos के फंक्शन को इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये इंटीग्रेशन 0 आएगा। साइन के फंक्शन को 2 पीरियड्स के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन 0 आएगा। इनको निकालना ही नहीं है, इतना टाइम आप सेव करेंगे तभी दूसरे क्वेश्चन में दे पाएंगे जो क्वेश्चन टफ है। तो ये दोनों 0 हो गए, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया थीटा में लिमिट्स पुट की 0 से 2 पाई, तो वैल्यू आपको मिली 2 पाई, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 2 पाई। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 1/4 पाई इंटू 2 पाई, दैट इज व्हाट 1/2। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो हमने फाइंड कर लिया आंसर 1/2, दैट इज 0.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए और पॉज करके वीडियो को और बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड आर। यहाँ पर दो हमारे पास दिख रहा है हमें कि फंक्शन में टोटल 4 पोल्स हैं, एक सिंपल पोल है एट z इक्वल्स टू 4, और एक है हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल्स टू -1। तो जब आप रेसिड्यू फाइंड करते हो तो हमने क्या चीज़ें देखी हैं, तो हमने देखा है कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू a। अगर z इक्वल्स टू a पर कोई सिंपल पोल है तो हम लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड
एट z इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। ये हमने देखा है। और अगर हमने कहा कि अगर एक से ज़्यादा पोल्स एक ही पॉइंट पर आते हैं तो हम लिखते हैं वहाँ पर कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z फॉर पोल ऑफ ऑर्डर m, अगर m पोल्स हैं एक ही पॉइंट पर, कहाँ पर, एट z इक्वल्स टू a, तो उसके लिए आपने लिखा है रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z एट z इक्वल्स टू a इन दिस केस इज गिवन एज लिमिट z टेंडिंग टू a। यहाँ पर भी आपको लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको लेना है पहले 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, जितने पोल्स हैं उससे एक कम का फैक्टोरियल, इनटू लिखते हैं आप d m माइनस 1 अपॉन d z m माइनस 1, इनटू लिखते हैं आप z माइनस a टू द पावर m इनटू f ऑफ z। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m ऑर्डर का अगर कोई पोल है तो उस पोल के लिए आपको f ऑफ z का रेसिड्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो f ऑफ z क्या गिवन है, हमें f ऑफ z गिवन है दैट इज 1 अपॉन z माइनस 4 z प्लस 1 का होल क्यूब। इट इज गिवन एज 1 अपॉन z माइनस 4 इंटू z प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर हम पहले सिंपल पोल जहाँ पर है 4 पर, अगर उसके लिए रेसिड्यू देखें, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 4 f ऑफ z, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली हमें लिमिट z टेंडिंग टू 4 लेना है, किस में, z माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ एफ जेड हमारा ये फंक्शन 1 अपॉन z माइनस 4 z प्लस 1 पावर 3। ये तो हमने लिया ही इसलिए फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन z प्लस 1 का होल क्यूब, और इसमें अगर हम z इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5 इसका क्यूब, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 125। ये रिजल्ट कितना आ गया, पहला रेसिड्यू, एक रेसिड्यू आ गया हमारे पास 1 अपॉन 125, 1 अपॉन 125 एक रेसिड्यू की वैल्यू आ गई, जो किसके लिए है, जो हमारा सिंपल पोल था z इक्वल्स टू 4 पर, उस सिंपल पोल के लिए हमारे पास रेसिड्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करें अगर रेसिड्यू फॉर पोल ऑफ ऑर्डर m लोकेटेड एट z इक्वल्स टू माइनस 1। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये हमारा किस ऑर्डर का पोल है, 3 ऑर्डर का पोल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे लिमिट z टेंडिंग टू 2, 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल, m की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 इज 2, तो हमने लिखा फैक्टोरियल 2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 dm माइनस 1 मतलब d2 अपॉन dz m माइनस 1 मतलब dz स्क्वायर। तो d2 अपॉन dz स्क्वायर ऑफ व्हाट, z माइनस a का पावर m, मतलब z, ये हमारा पोल कहाँ पर है, माइनस 1 पर, तो ये हमें क्या पुट करना है, z टेंडिंग टू माइनस 1 पुट करना है, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस 1, जिस पोल के लिए रेसिड्यू देख रहे हैं वैल्यू तो वही पुट करेंगे। और यहाँ z माइनस a का मतलब हो जाएगा z प्लस 1 का पावर क्यूब इंटू एफ जेड, मतलब 1 अपॉन z माइनस 4 इंटू z प्लस 1 का होल क्यूब। तो फिर से ये फैक्टर तो लिया ही इसलिए गया है कि ये कैंसल आउट हो जाए। तो अब ये चीज़ें कैंसल आउट हो गई तो आपके पास ये वैल्यू कैसी है, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस 1, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन 2 टाइम्स d2 अपॉन dz स्क्वायर ऑफ, ये फैक्टर कैंसल्ड, 1 अपॉन z माइनस 4। तो हमें 1 अपॉन z माइनस 4 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें z की जगह पर माइनस 1 पुट कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा रेसिड्यू मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसमें हम फाइनली पुट कर लेंगे रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फाइंड करें 1 अपॉन z माइनस 4 का, तो ये वैल्यू तो आपको पता है क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन z माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। u बाई वी के फॉर्म से भी कर सकते थे आप, तो क्या आता है वैल्यू आपको, पहली बार इसको कांस्टेंट रखकर 1 का डिफरेंशिएशन करते तो वैल्यू 0, माइनस दूसरी बार 1 को कांस्टेंट रखकर इसका डिफरेंशिएशन करते तो वैल्यू क्या आती, 1, तो इसलिए आ गया न्यूमरेटर में आ गया माइनस 1, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर। अब हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अगर आपको d2 अपॉन dz स्क्वायर चाहिए
ऑफ 1/z-4, तो इसका मतलब है कि हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। किसको? इस -1/z-4 को। इस माइनस साइन को हम बाहर भी ले सकते हैं, मतलब z-4 होल स्क्वायर इट इज। ठीक है, हम इस माइनस साइन को बाहर ले लें, मतलब हमें d/dz देखना है किसका? 1/z-4 के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। फिर से आप u/v के फॉर्म से अगर डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस साइन, और पहली बार आपने इस डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, z-4 के होल स्क्वायर को आपने कांस्टेंट रखा, इस 1 को डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस दूसरी बार इस 1 को कांस्टेंट रखा और इस टर्म को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू z, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स z-4, और फिर उसके बाद z-4 का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। और हमें क्या लेना है? डिवीजन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब z-4 का पहले स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है हमें? ये टर्म तो 0 हो गया, यहां आपके पास एक z-4 का है टर्म और यहां पर पावर 4 है, तो एक पावर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, हमारे पास ये माइनस और माइनस साइन मिलकर क्या हो गए? ये माइनस और ये माइनस साइन मिलकर हो गया पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस, एक बार मैं लिख देता हूं, 2 इंटू z-4 अपॉन z-4 का पावर 4, मतलब ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन z-4 का पावर 3। क्लियर है ये सभी को? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, z-4 कैंसल आउट हो गया एक पावर, तो ये माइनस और माइनस साइन प्लस हो गया है क्योंकि ये चीज़ तो 0 है, तो आपके पास आ गया 2 अपॉन z-4 का पावर 3। अब इसको अगर आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो इक्वेशन 1 है आपकी z टेंडिंग टू -1 1/2 d2/dz स्क्वायर ऑफ 1/z-4। तो यहां से आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो रेसिड्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे f ऑफ z का, कहां पर? एट z इक्वल्स टू -1 पर, ये वैल्यू थी हमारे पास, इट इज, ये देखिए हमारे पास वैल्यू थी 1 अपॉन लिमिट z टेंडिंग टू 1 में 1/2 इंटू d2/dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है लिमिट z टेंडिंग टू 1, इट इज 1/2 टाइम्स d2/dz स्क्वायर ऑफ 1/z-4, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इट इज -1, लिमिट z टेंडिंग टू -1 1/2 इंटू, इस टर्म की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? इस टर्म की वैल्यू आई है 2/z-4 होल क्यूब, तो ये आपने पुट कर दिया 2/z-4 का होल क्यूब। 2 और 2 कैंसल्ड, मतलब आपको अब इस 1/z-4 की होल क्यूब में z की जगह -1 पुट करना है, तो क्या रिजल्ट आ गया? 1/-1 -4, z की जगह हमने -1 पुट कर दिया, इसका क्यूब, दैट इज -5 का क्यूब है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/-1/125। तो हमारे पास टोटल 4 पोल्स थे इस गिवन क्वेश्चन में, टोटल हमारे पास क्या गिवन थे? टोटल 4 पोल्स गिवन थे। ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे पास, तो टोटल 4 पोल्स में से एक पोल 4 पर था और बाकी 3 पोल्स -1 पर थे, तो दोनों पोल्स की लोकेशन के लिए 2 रेसिड्यूज आए हमारे पास। एक रेसिड्यू फर्स्ट जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू कितनी है? +1/125, और जो दूसरा फाइंड किया उसकी वैल्यू कितनी आई? -1/125। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है? ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, +1/125 एंड -1/125, मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा था यहाँ पर रखा है शायद हमने, तो इसको भी ट्राई कीजिए और बताइए किसके लिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए गिवन था आपके पास कि let z equals to x plus iy be a complex variable. Consider that the contour integration is performed along the unit circle in counterclockwise direction. Which one of the following statement is not true? z आपको बता दिया गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, दैट इज x plus iy, और हम ये जो भी इंटीग्रेशंस हमें दिख रहे हैं इन इंटीग्रेशंस के बारे में क्या बता दिया गया? किस कॉन्टूर पर हम इंटीग्रेट करें इसको? जो कि एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज पूछी गई, तो हमें पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमें इंडिविजुअली सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए को सबसे पहले,
तो हमें ये बता दिया गया कि जिस कॉन्टूर की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्टूर क्या हमारा यूनिट सर्कल है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा इमेजरी पार्ट ऑफ जेड है एंड इट इज रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारा कॉन्टूर बन रहा है जिसके लिए ये रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू है 1। इस कॉन्टूर पर हमें इंटीग्रेट करना है और जहां इंटीग्रेशन गिवन होगा वहां पर हमें इस कॉन्टूर को कंसीडर करना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए में क्या पूछा गया, ऑप्शन ए में बोला गया हमसे कि द रेसिड्यू ऑफ z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट z इक्वल्स टू 1 इज 1/2। तो सबसे पहले आप इसके लिए रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। अभी अभी हमने देखा कि अगर हम मान ले कि हमारा एफ जेड है कोई z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम मान ले एफ जेड है हमारे पास कोई फंक्शन z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, जिसको कि हम और लिख सकते थे z अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1। तो अब अगर हमें इस फंक्शन के लिए देखा हमने तो दो पोल्स हैं, दोनों सिंपल पोल्स हैं, एक पोल -1 पर है, एक पोल +1 पर है। तो हमसे किसका रेसिड्यू पूछा जा रहा है, हमसे रेसिड्यू पूछा जा रहा है एट z इक्वल्स टू 1 पर क्या रेसिड्यू होगा, ठीक है। मतलब जो पोल हमारा z इक्वल्स टू +1 पर लोकेटेड है, इस पोल के लिए हमसे रेसिड्यू पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू 1, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट z टेंडिंग टू a, आप लिखते हैं अगर z इक्वल्स टू a पर लेते हैं तो यहाँ पर z टेंडिंग टू a का मतलब z टेंडिंग टू 1, z माइनस a मतलब z माइनस 1 इंटू एफ ऑफ z, तो एफ ऑफ z की जगह हमने लिखा z अपॉन z प्लस 1 z माइनस 1। ये तो फैक्टर लिया ही आपने इसलिए कैंसिल आउट हो जाए। अब बचे हुए फैक्टर में अगर आपने z इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो यही आपसे बोला भी गया इस ऑप्शन में, देखिए बोला गया द रेसिड्यू ऑफ z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट z इक्वल्स टू 1 इज 1/2 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने फाइंड किया और हमें दिख रहा है कि 1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा हमसे पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू पूछा गया, विच इज नॉट ट्रू। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो इट कैन नॉट बी द ऑप्शन दैट वी हैव टू चूज। क्या हमें नहीं चुनना है, हमें रॉन्ग आंसर चुनना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, क्लोज्ड सर्कल इंटीग्रल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0। तो सेकंड ऑप्शन में हमसे बोला गया ऑप्शन बी में, दैट इज ये हमें ऑप्शन बी में दिखाया गया कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑन c वेयर c contour is the contour of unit circle in काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमसे बोला गया z स्क्वायर dz, यही बोला गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस हमसे बोला गया z स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0, ये है या नहीं है। तो देखिए अगर आप इसको चेक करते तो आपको पता है कि अगर हम देख रहे हैं z स्क्वायर dz मतलब ये हमारा अगर f ऑफ z है, ये अगर हमारा f ऑफ z है, तो क्या इस f ऑफ z का कोई पोल इस कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है, कोई पोल इस कॉन्टूर के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो हमने जब कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम देखा था तो हमने यही देखा था, पहला थ्योरम जो हमने लिखा था कि अगर हमारा f ऑफ z ऐसा फंक्शन हो जो कि इस कॉन्टूर c के अंदर और इसकी बाउंड्री पर हर जगह एनालिटिक है, अगर इसके अंदर कोई भी पोल्स नहीं है जहां पर ये एनालिटिक ना रहे, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी f ऑफ z dz की वैल्यू ये किसके बराबर होगी 0, एज देयर इज नो पोल, या आप कहें कि नो सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z फॉर द गिवन कॉन्टूर। इसके अंदर और इसके बाउंड्री पर कहीं भी आपको कोई पोल नहीं दिख रहा जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, तो इसलिए ये हमारे पास इंटीग्रल हमेशा क्या आता है 0। आप लिख सकते हैं देयर इज नो पोल इनसाइड C। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz की वैल्यू 2πi टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ द पोल लाइंग इनसाइड C। लेकिन C के अंदर कोई पोल नहीं है तो सम ऑफ रेसिड्यूज 0 होंगे क्योंकि पोल ही नहीं है वहां पर, तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको ऑप्शन बी में मेंशन्ड भी यही है कि z स्क्वायर dz की वैल्यू 0, मतलब ये ऑप्शन भी आपका जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट ट्रू है मतलब ये ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यह अभी आपका कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। अब अगर हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, अगर हमसे बोला गया 1/2πi 1/z dz इक्वल्स टू 1, तो अब थर्ड स्टेटमेंट के लिए मतलब जो ऑप्शन सी है, अगर हमसे पूछा जाए 1/2πi इंटू 1/z dz, तो अब ये आपका क्या है, ये आपका f ऑफ z, ये आपका क्या है f ऑफ z, इसका पोल कहां पर है, पोल एट z इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि जब हम ये क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कॉन्टूर सी पर, तो हमें पता है कि अगर हम लिखते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz, तो इसकी वैल्यू होती है 2πi टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज कहां पर,
जो उन पोल के लिए रेसिड्यूज जो पोल आपके कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहे हैं। सो इट इज सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ पोल्स इनसाइड सी, इनसाइड सी। तो इसलिए अगर हम इस 1/2 पाई आई को यहां ले आए तो 1/2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज। अब हमारा जो पोल है वो कहां पर लाई कर रहा है, हमने देखा कि जो एफ ऑफ जेड है हमारा वो 1/z है, जिसका पोल कहां पर है, z इक्वल्स टू 0 पर। तो ये z इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट z इक्वल्स टू 0 का पॉइंट। तो इस z इक्वल्स टू 0 पर अगर कोई पोल है तो इसका रेसिड्यू हमें निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि यही हमारा ये जो पोल है ये इस कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है। तो इस पोल पर रेसिड्यू, क्योंकि आपको एक सिंपल पोल दिख रहा है z इक्वल्स टू 0, तो रेसिड्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इट इज इक्वल्स टू, एक ही रेसिड्यू है तो यहाँ पर सम की बात नहीं है, एक ही रेसिड्यू है कहाँ पर, एट z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 पाई आई इंटू 1/z dz इज इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जहां पर कि एफ ऑफ जेड आपका क्या है, 1/z है, ये आपका एफ ऑफ जेड है। तो ये हमने लिखा कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल्स टू व्हाट, 0। और z इक्वल्स टू 0 पर रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0 z इंटू एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, 1/z। तो ये अगर आपने देखा तो ये z कैंसिल हो गया, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यही आपसे बोला भी गया है कि 1/2 पाई आई क्लोज्ड सर्कल इंटीग्रल ऑन अ यूनिट सर्कल ऑफ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1/z dz की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यही आपका स्टेटमेंट भी आपको गिवन है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन भी आपका इट इज ट्रू, ये हमारा क्या है, ये ट्रू है, ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी ट्रू आ गया। तो अब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो गेट के एग्जाम में अगर आप हैं तो मैं कहूंगा कि इसको आप चेक ही मत कीजिए, लेकिन क्योंकि अभी आप गेट के एग्जाम में नहीं है तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि क्यों ये ऑप्शन गलत है। अदरवाइज अगर आपका एक एमसीक्यू है और 3 ऑप्शन ट्रू आ गए हैं तो जो नॉन ट्रू होगा वो तो बस एक ही ऑप्शन आपकी प्रोबेबिलिटी बची है। तो गेट में टाइम वेस्ट मत करेंगे आप। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि बोला गया अगर हमसे z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज एनालिटिक फंक्शन, तो देखिए यहां से हमें बताया गया z क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो z है हमारा ऑप्शन डी में z है हमारा x प्लस आई वाई। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। तो अगर हम इसको कहें कि ये हमारा अगर फंक्शन ऑफ z, ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करें u प्लस आई वी से, ठीक है, तो यहां पर आपको u और v आपको दिख रहे हैं। u कितना है हमारा, u हो गया हमारा x और v क्या हो गया हमारा माइनस वाई, ठीक है। तो अगर हम कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो एनालिटिक फंक्शन हमारे सेटिस्फाई करते हैं, एनालिटिक फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई कॉशीज रेमन इक्वेशन, जो कि क्या होती है, ux इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अगर ये u इक्वल्स टू एक्स है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1। और अगर हम देखें v का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0। इस u का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, क्योंकि x का फंक्शन है, y का कोई टर्म नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी। और इस v का y के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो अगर आप यहां से देखें कि ux इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए, पर क्या ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां से ux इज नॉट इक्वल्स टू वी वाई। ux हमारा 1 है और वी वाई -1 है। क्योंकि ये चीज इक्वल नहीं हुई इसलिए आप कह सकते हैं कि सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस दिस function of z that is given to be z complex conjugate it is not analytic। ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। यहां पर अगर आप इस पर्टिकुलर को देखते कि uy इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, uy भी 0 है और माइनस वी एक्स भी 0 आता, तो uy माइनस वी एक्स के बराबर है। ये चीज आपको दिखती है, सेटिस्फाई हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन ये चीज आपको डायरेक्टली दिख रही है कि ux इज नॉट इक्वल्स टू वी वाई, इसलिए आप कहेंगे कि फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। तो इसलिए ये जो डी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये डी ऑप्शन क्या आ गया, इट इज रॉन्ग। ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब सेलेक्ट आप इसी को करेंगे क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था। देन दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू एज इट इज मेंशनिंग दैट दिस फंक्शन z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज एनालिटिक फंक्शन विच इज नॉट ट्रू। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, मैं चेक कर लेता हूं क्या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास।
तो नहीं, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में। तो देखिए अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स यूट्यूब में कंप्लीट किए। लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यूज, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से आपकी कंप्लीटेड है। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स कंप्लीटेड हैं। और ये हमारा फोर्थ टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का भी टॉपिक आपका पूरी तरह कंप्लीटेड है। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस बस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि कल से हमारा बैच, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट 2024 एस्पिरेंट्स। और ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे मेरा Y504, तो इससे आपको इंस्टेंट अभी 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि फाउंडेशन बैच जो हमारे पास है, जो कल से शुरू हो रहा है, ये फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट 2024। ये एट अगर आप नियरली देखें तो 8,800 के अबाउट ये आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी का ये बैच आपको मिल जाएगा। 18 मंथ्स वैलिडिटी। तो बिल्कुल जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर आप इस जो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से बैच स्टार्ट होगा और सितंबर मंथ्स में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 13 मार्क्स कवर करेगा आपके गेट के एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।